प्रिय मित्रों, आज मैं जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं एथिक्स और साइंस पे बात करूंगा। और ये शुरू करने से पहले मैं मार्क ट्वेन, जो कि बहुत ही एक अमेरिकन साहित्यकार हुए, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा, उनके कोट को मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। एज सच उन्होंने कहा, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only. Unquote. यह विचार थे मार्क ट्वेन के हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन पर। यह कहानी शुरू होती है 1775 से, जब हिंदुस्तान में विलियम जोन्स नाम के एक लॉयर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंगेज किए ब्रिटेन से, और वो कलकत्ता आ गए। वो उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयर भी थे, और साथ में उनको जितने भी लीगल हेल्प थी वह प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी थी। सर विलियम जोन्स का इंटरेस्ट संस्कृत में हो गया। कुछ ब्राह्मणों से वहाँ मुलाकात हुई और उसके बाद वो संस्कृत में इंटरेस्टेड हो गए, और उन्हीं ब्राह्मणों से उन्होंने संस्कृत को सीखना शुरू कर दिया। उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी भाषा इंग्लिश, लैटिन और दूसरी जितनी भी यूरोपीय भाषाएं हैं, उन सब के धातु शब्द संस्कृत में है। यानी कि वो सब संस्कृत से ही पैदा हुई है, ऐसा आभास होता है। और उनमें लैटिन में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, सभी में संस्कृत का ही रूप नज़र आता है। उन्हीं शब्दों का डेवलपमेंट वहाँ नज़र आता है। उदाहरण के लिए जस्ट कुछ पारिवारिक शब्द जैसे हैं मात्र, वो पारसी में जाके मदर हो जाता है, मादर हो जाता है, और इंग्लिश में मदर हो जाता है। पितृ, ये जाते ही पारसी में, पारस में पादर हो जाता है, और इंग्लिश में जाकर के फादर हो जाता है। भ्रातृ फारसी में बिरादर हो जाता है, इंग्लिश में ब्रदर हो जाता है, लैटिन में ब्रदर हो जाता है। इस तरह, उसी तरह काउंटिंग, गिनती, उसी तरह महीनों, 12 के 12 महीने, और ये सब जो संस्कृत में, जो कि सबसे पुरानी भाषा है, उसी का डेवलप्ड रूप या बदला हुआ रूप सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में नज़र आता है, ऐसा उनका मानना हुआ। और इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट किया इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन भाषाएं, इन सब को उन्होंने कहा। और उन्होंने अपने काम से सिद्ध किया कि सारी भाषाओं का उद्गम एक ही भाषा से है। उस वक्त क्योंकि संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी थी
और ये ऑलरेडी ब्रिटिश स्कॉलर्स ही कह चुके थे कि दुनिया के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताब अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। अब सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद और सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, तो विश्व को ये मानने में कोई एतराज़ नहीं हुआ कि सबका उद्गम स्थल संस्कृत है। खैर ये बात तक, इस बात को हम आज यहीं छोड़ते हैं, फिर कभी लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। कहने का यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी जो सबसे पुराने साक्ष्य डेवलपमेंट के हैं वो हिंदुस्तान में मिले। इसीलिए जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों को मिली तो उस वक्त उनका इतना एक्साइटमेंट हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें विश्व की पूरी संस्कृति का सोर्स, सिविलाइजेशन का जो सोर्स है, जहाँ से शुरू हुआ था सबसे पुराना सिविलाइजेशन, वह मिल गया है। अब कालांतर में जाके तब तक इजिप्ट निकल चुका था, बेबीलोनियन भी उनको समझ में आ चुका था, लेकिन उन्होंने सबसे प्राचीन हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा को ही कहा। और उसके बाद में करीबन 2000 साइट्स महाराजा बीकानेर के आदेश पे आइडेंटिफाई की गई पूरे राजस्थान और गुजरात और आसपास के एरिया में, अप टू कश्मीर और इधर रोपड़ तक जो है। तो बड़ा वास्ट एरिया का और इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन का उससे कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इन सब बातों को अब नहीं माना गया। और इवन संस्कृत से भी कहा गया कि सब संस्कृत अब आपकी नहीं है, प्रोटो संस्कृत थी कोई पहले एक भाषा थी जिसमें से संस्कृत भी निकली। तो इस तरह की कुछ परिकल्पनाएं कह दीजिए या संशोधन कह दीजिए या कुछ भी कहें, वो बाद में हुए। लेकिन इन बातों पे डिस्कस करने का आज विषय नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, जिससे कि हम एथिक्स की शुरुआत कर सकें। क्योंकि प्रश्न ये है कि एथिक्स साइंस को क्यों चाहिए आज। जैसे मैंने पिछले अपने सेशन में कहा कि दुनिया में कभी अगर एथिक्स रिलेवेंट थे तो वो आज रिलेवेंट थे। ये मैंने क्यों कहा, वो आज रिलेवेंट है सबसे ज़्यादा, खास करके विज्ञान की इतनी सफलता को देखते हुए या विज्ञान का इतना रूप देखते हुए। अब विज्ञान का जितना भी शुरुआत का रूप है या हाफ स्टेज तक पहुंचने का रूप कह दें, जहाँ जिस आधार पे विज्ञान डेवलप हुआ वह सारा भारत में हुआ। कोई विषय ले लीजिए आप, मैथमेटिक्स ले लीजिए, हमने काउंटिंग दी, मैथमेटिक्स दी दुनिया को। यही मैथमेटिक्स नंबर जो हैं वो अरेबिया में पहुँचे, वहाँ पे वो इनको हिंदी अरेबिया कहते हैं, हिंदी अंक कहते हैं, और वही हिंदी अंक यूरोप में पहुँचे, ऐसा यूरोप वालों का मानना है। मेरा तो मानना है कि मिटानी साम्राज्य के टाइम में, यानी कि 3500 साल पहले ही हमारी काउंटिंग जो है वो मिटानी में पहुँच चुकी थी, क्योंकि वहाँ उसके साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि विज्ञान हमारे यहाँ बहुत ही गति से शुरू के पीरियड में बहुत गति से चला। बीज गणित, अंक गणित और जो अब स्पेस की कल्पना, ज्योमेट्री और जो विश्व की उत्पत्ति की धारणाएं हैं, वो सब हमारे यहाँ पनपी और बड़ी गति से पनपी, और दुनिया को ये हमने दी। उन्होंने उस आधार पे आगे साइंस को बढ़ाया, लेकिन हम उस साइंस में रुक गए। इस रुकने का कारण समझना बहुत जरूरी है। क्या हम डेलिब्रेट रुके, अपनी इच्छा से रुके, या फिर हम अचानक इतने मंद बुद्धि हो गए कि हमने उस पर सोचना बंद कर दिया, उस डायरेक्शन में सोचना बंद कर दिया। या ये जो आक्रमण हुए इस्लाम के और फिर यूरोप वालों के, उन्होंने आकर के हमारे जो स्वतंत्र रूप से सोचने की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया। या फिर
उन्होंने अपने सिस्टम हम पे थोप दिए जिससे हम नहीं सोच पाए हैं। उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल डाला और उन्हीं सिद्धांतों को अपने उनके साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में, इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेजेज में एक्सप्लेन करके उनकी सारी रॉयल्टी जिसे कह सकते हैं वो अपने नाम कर ली। चाहे वो पाइथागोरस की थ्योरम हो या ग्रेविटी का सिद्धांत हो या अणु का एटम का प्रिंसिपल हो, वो सारा उन्होंने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब क्योंकि हम गुलाम थे, दूसरे हम संगठित भी नहीं थे, तो इसलिए उस बात का न तो विरोध कर पाए और दूसरा हम ऑलरेडी अपने एजुकेशन सिस्टम को खो चुके थे। ब्रिटिश ने उसको चेंज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, बैन कर दिया था। इस कारण, तो ये कारण कुछ लोग बताते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण था। हम प्रोटेस्ट करते, हम और कुछ करते। आप बहुत सी विचित्र बातें देखेंगे जो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में हिंदुस्तान की सोच में आती हैं। अब वो कोइंसाइड करती हैं विद द इस्लाम कि जब इस्लाम आया तो हमारी सोच ऐसी हो गई। ऐसा नहीं है। इस्लाम के आने के बाद में ठीक है हम विघटित हुए, कोई इसमें शक की बात नहीं, हमारी सोच पर असर भी पड़ा होगा, लेकिन उससे पहले ही एक एंटी साइंस के विपरीत का माहौल हमारे यहाँ पे बन गया था या बना दिया गया था। वो ना ब्रिटिश ने बनाया, न ही इस्लाम ने बनाया, न ही और किसी संस्कृति ने आके हम पे थोपा। वह हमने खुद अपने आप पे थोप लिया। एक किताब है मनमोहन नाथ गुप्त की लिखी हुई, आप में से किसी ने पढ़ी हो, वयम रक्षामः, हम राक्षस हैं। ये किताब मनमोहन नाथ गुप्त एक बहुत अच्छे राइटर हुए जिन्होंने 40-45 किताबें लिखी हैं, तो उनमें से एक किताब ये भी थी। उसमें उन्होंने रावण की संस्कृति को राक्षस संस्कृति का नाम दिया और उनके फॉलोअर्स को राक्षस कहा, और वहीं से ये हुआ वयम रक्षाम, हम राक्षस हैं। यानी कि एक राक्षस की संस्कृति है और जो विज्ञान में बहुत आगे हैं। दूसरी तरफ हमारी संस्कृति है जो विज्ञान में आगे नहीं है, बल्कि वो विज्ञान को राक्षस विद्या कहकर के बुलाने लगी है। यह भाव इंटेंशनली उन विद्वानों ने हमारे दिमाग में, समाज के दिमाग में, अपने एजुकेशन व्यवस्था के दिमाग में इसको डाला। ये डेलिब्रेट डाला गया। क्यों डाला गया डेलिब्रेट? क्योंकि 6वीं शताब्दी तक आते आते यह उनको महसूस हो गया, पाइथागोरस की थ्योरम और ये सब मैथमेटिक्स और साइंस और विज्ञान सारा कुछ, ये ज्योतिष और ये सब आने के बाद में, कि उन्होंने कहा कि यह तो डिस्ट्रक्शन का पाथ है। उन्होंने विज्ञान को, साइंस को एक राक्षस विद्या कहा, यानी कि राक्षस यानी कि जो डिस्ट्रक्शन करता है दूसरों को और अपना भी, अंततः उसका अपना भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो उन्होंने इन विद्याओं को राक्षसी विद्या कहना शुरू किया। इसीलिए सब बताया जाता है कि साहब रावण की विद्या बहुत विकसित है, उसके पास विमान है, उसके पास बॉम्ब्स है, उसके पास में सारी तरह की प्रक्रियाएं जो आज है उस तरह के उनके वर्णन है। यानी कि उन्होंने कहा कि साहब ये विद्या जो है, विज्ञान का अगर हम बहुत अधिक विकास करेंगे तो अंततः यह सारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर डालेगी। चाहे वो जीन का विकास हो, चाहे वो एटॉमिक पावर का हो, चाहे हाइड्रोजन की पावर का हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप विज्ञान में उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको करते जाएंगे, तो अंततः वह पूरे समाज का और पृथ्वी का विनाश कर देगी। यह विनाशकारी सिद्ध होगा, ये उनको समझ में आ गया, क्योंकि वो दूरदृष्टा थे। जब ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। दूरदृष्टि का व्यक्ति, जैसे मैं और आप शायद 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते को, साल भर को ज़्यादा विषय हम अपना देख सकते हैं, लेकिन जो दूरदृष्टा है वह सैकड़ों साल का भविष्य वो
खाली उस परिस्थिति या अपने ज्ञान के कारण, ज्ञान के आधार पे देख सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है कि अगर मैंने आज एटम की ताकत को इतना समझ लिया है, ठीक है, आर्यभट्ट ने जब एटम की पावर को समझ लिया तो उसके लिए ये समझना बहुत आसान हो गया कि इस पावर का मिसयूज भी हो सकता है। रादर उन्होंने सोचा कि इसका अगर और आगे बढ़ेंगे तो मिसयूज ही होगा और ये पूरी सृष्टि को ख़त्म कर देगा। उसी तरह जीन का या जेनेटिक्स का ज्ञान है कि यह अगर हम इस सीमा से आगे जाएंगे तो यह मानव की जो नेचुरल व्यवस्था है उसको समाप्त कर देगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इन पे रोक लगाई। उन्होंने कई स्टूपिड सिद्धांत बना दिए जिससे कि यह विज्ञान वहीं रुका रहे। उनको मालूम था कि आदमी रुकेगा नहीं, उसकी इतनी ज़्यादा दिमाग में उत्सुकता होती है ज्ञान के प्रति कि वो रुकेगा नहीं, ये भी उनको पता था। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे रोकने का एक तरीका बनाया और इसलिए उन्होंने बहुत सी विद्याएं जो है उनको राक्षसी विद्या कह करके और ये कह दिया कि यह किसी भी शिष्य को नहीं बताई जाएगी जब तक आपको कोई ऐसा शिष्य जो इस विद्या के योग्य है उसी को बताई जाएगी। यानी कि योग्य व्यक्ति को ही यह सीक्रेट बताए जाएंगे। साइंस को, विज्ञान को उन्होंने एक सीक्रेट साइंस, रहस्यमय साइंस करके और छोड़ दिया कि साहब हर एक आदमी को नहीं देना है, क्योंकि अगर हर आदमी को दिया जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है और वो ह्यूमन रेस का विनाश कर सकता है। मुझे भी बचपन में ये बात समझ नहीं आती थी और मैं बहुत इसके बारे में बोला भी करता था कि हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को, साइंस को एक रहस्यमय चीज़ क्यों कहा और ये क्यों कहा। ये एंटी साइंस था, ये एंटी नॉलेज था कि ये सिर्फ एक सुपात्र को दी जाएगी। अगर कोई सुपात्र गुरु को नहीं मिलता है तो वो अपने इस सीक्रेट को लेकर के, ज्ञान को लेकर स्वयं मर जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगी और उसी के साथ में चला जाएगा। लेकिन वो किसी और को नहीं बताएगा जब तक कि कोई उसको सुपात्र नहीं मिलता। यह विज्ञान के विषय में और ज्ञान के विषय में बिल्कुल फॉलो किया जाने लगा 6वीं शताब्दी के बाद में, या उससे पहले ही थोड़ा काफ़ी पहले भी आ गया। बुद्ध के बाद में ये इस तरह की सीक्रेसी शुरू हो गई। उसका मुख्य कारण ये था कि उनको विध्वंसता विज्ञान की समझ में आ चुकी थी। आज भी हम विज्ञान की विध्वंसता देख चुके हैं। हिरोशिमा नागासाकी में देख चुके हैं। अब आज तो उससे ज़्यादा पावर हमने गेन कर ली है। इसीलिए तो ओपनहाइमर ने कहा कि नाउ आई एम डेथ। गीता को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जब एटम बम फूट गया कि नाउ आई एम डेथ, यानी कि मैं विनाशक बन गया हूँ। और आज इतने ज़्यादा विनाशक हम बन चुके हैं कि दुनिया को एक दिन में चाहे जितनी बार उसको मिटा सकते हैं। ह्यूमन रेस को बदल सकते हैं, एनिमल रेस से खिलवाड़ कर सकते हैं जीन्स के द्वारा। जेनेटिक नॉलेज आज हमको इतनी हो गई है कि डिजाइनर बेबी बना सकते हैं, 2 रेसेस के डीएनए को मिक्स करके नया जानवर बना सकते हैं, नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये सब बातें इतनी आसान हो गई हैं कॉमन मैन तक पहुंचने के कारण कि आज अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा डरा हुआ है तो वैज्ञानिक खुद है। मैन इन स्ट्रीट को इतना डर नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो इतने डरे हुए हैं कि कौन इनका कब दुरुपयोग करेगा। इसीलिए उन्होंने एथिक्स की शुरुआत की। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है एथिक्स। न आप इसको डंडे से रोक सकते हो, न कानून से रोक सकते हो, उसको केवल मात्र एथिकल प्रैक्टिस से ही रोका जा सकता है। वो एथिक्स अब लोगों को सिखाए जाएं। अब उस एथिक्स को भी हमने जीन पॉल सार्त्रे के आने के बाद इतना ज़्यादा उसमें स्वतंत्र दे दिया कि अब उस जिन को वापस बोतल में डालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। इसलिए हमने जितनी भी जेनेटिक्स पे रिसर्च है उस पे एथिकल क्लियरेंस चाहिए और इतने स्ट्रिक्ट एथिक्स जो मेडिकल रिसर्च की जो ICMR वगैरह जो बनाती है उन्होंने बनाए हैं, दूसरी एजेंसीज ने भी क्रिएट किए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी क्रिएट किए हैं। हर कोई भी रिसर्च वर्क
तब तक नहीं किया जा सकता मेडिसिन में या किसी में भी, किसी विषय में भी, जब तक एथिकल कमेटी उसको क्लियर नहीं करती। और एथिकल कमेटी को गाइडलाइंस इशू करती हैं गवर्नमेंट्स, तो वो गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रक्शंस लेती हैं यूएनओ वगैरह से, वहाँ से आते हैं। तो वो सब इतना कंट्रोल्ड आज साइंस को कर रहे हैं और सभी साइंटिस्ट इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि इस विश्व का होगा क्या, चाहे वो एक्सप्लोजन की पावर हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो ट्रीटमेंट की पावर हो, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह की पावर हो। तो वो सब आज एक बहुत ही चिंता का विषय है और कंसर्न है कि क्या हमारी ह्यूमन रेस कब तक बच पाएगी इनसे। क्या गारंटी है कि हमने अगर डीएनए की नॉलेज सबको दे दी, जनरल लोगों को पहुंचा दी और काफ़ी लैब्स डेवलप हो गई कि कोई आदमी कोई एनिमल्स का ह्यूमन का कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, रिकॉम्बिनेट डीएनए नहीं बनाएगा? क्या गारंटी है? कोई इसकी गारंटी नहीं। किसका दिमाग फिर जाएगा हम नहीं जानते। 10 तरह के लोग होते हैं, खराब दिमाग वाले भी, जो जितने सारे मैंने आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बनाए हैं उनमें साइंटिस्ट भी बनते हैं लोग, उसमें वैज्ञानिक भी बनते हैं, उसमें डॉक्टर भी बनते हैं। तो सब तरह के लोग उसमें उस ग्रुप में होते हैं। सब तरह के लोगों में सब तरह की एबनॉर्मलिटीज़ जो है, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए कब कहीं हिटलर दोबारा पैदा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो वो दोबारा से कहीं हिटलर आ सकता है, दोबारा से आएगा तो अब तो बहुत ज़्यादा पावर हमारे पास में, छोटी मोटी कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास भी एटॉमिक बम है। तो उसका नतीजा क्या होगा इस प्रोलिफरेशन ऑफ नॉलेज का, डेंजरस नॉलेज का, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमने एथिक्स डेवलप नहीं किए। अगर साइमल्टेनियसली एथिकल बिहेवियर को भी हम स्ट्रोंग बनाते जाते तो शायद आज इतना डर नहीं लगता। डर तो फिर भी रहता, लेकिन इतना डर नहीं लगता। लेकिन हम उस रास्ते में तो ह्यूमन राइट्स के सहारे से, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल ला करके हमने किसी आदमी को एक्शनेबल छोड़ा ही नहीं। किसी पे एक्शन में कुछ आप ले नहीं सकते, सबको इतना स्वातंत्र दे दिया। तो वो भावना उसी तरह से जैसे आदमी कुछ दिन जीता है तो उसी का आदी हो जाता है। अब सब हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से जीने का आदी हो चुका है। हमारे बचपन में जैसे हम बिल्कुल भी अधिकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं, हमेशा ड्यूटीज होती तो हम उस चीज़ से यूज टू थे। आज व्यक्ति को भी हमने चेंज कर दिया। तो वस्तुतः हम अभी बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं, जहाँ पे एथिक्स और जो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, कायदा कानून है, उन सब को साइंस के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, चाहे मेडिकल विज्ञान हो, चाहे वो डीएनए से संबंधित हो, चाहे वो आपकी फिजिक्स से संबंधित हो, केमिस्ट्री से संबंधित हो, सब में बहुत स्ट्रिक्टली लागू करने की ज़रूरत है और उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें सारे एथिक्स जो हैं और इवन सर्टन लॉज जो है वो रीडिफाइन करने पड़ेंगे सोसाइटी में। प्रयास इस डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ कंट्रीज में चल रहा है, क्योंकि डर तो अब सबको लग रहा है। सारे साइंटिस्ट अभी, वैज्ञानिक खास करके घबराए हुए हैं कि हमने क्या कर दिया। अरे कोई नया वायरस बना देगा जो सुबह वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा, इवनिंग तक आदमी ख़त्म हो जाएगा कुछ घंटों में ही उसकी। तो वो अगर फैला दिया आपने कहीं तो क्या होगा फिर। तो सैकड़ों तरीके अब हमने ऐसे डेवलप कर लिए हैं जिससे हम चाहे जब इस पृथ्वी से आदमी को या जीव को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका रूप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम आने वाले ऊपर से मेटेरॉइड को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो पावर हमने क्रिएट की उसको तोड़ने की, वो हमारा भी तो सर्वनाश कर सकती है। दुरुपयोग भी हो सकता है, हर दुरुपयोग करने वाले आदमी भी, व्यक्ति भी यहाँ पैदा हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है और मैथमेटिकली ऐसा संभव है। तो इसलिए आज हम सबसे खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं विज्ञान के आगे बढ़ जाने के कारण। उतना शायद हम आज से 100 साल पहले नहीं थे। इसीलिए जो उस वक्त हमारे पूर्वजों ने एक निर्णय लिया विज्ञान को कि भी सिर्फ एक उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए जो उसको रिटेन करने के लिए क्वालिफाई करता है या उसी को बताया जाए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो ज्ञान न पहुंचे, गलत हाथों में नहीं जाए, जो उसका दुरुपयोग कर ले और इस मानव का नुकसान करे, पृथ्वी का नुकसान करे। तो ये है इसकी आवश्यकता पे। कुछ और बातें फिर हम करेंगे डिस्कस आपसे। धन्यवाद।